जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट जिसे समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले इस स्टेट में लोगों की हालत शायद किसी अफ्रीकन सिविल वॉर वाले देश से भी ज्यादा खराब है। यहाँ तो अभी कोई जॉब वॉब नहीं मिलता है। यहाँ के यूथ जो है उनको जॉब छीनी गई न कि दी गई। बच्चे घर में बैठे हैं, कमरों में बंद है डिप्रेशन की वजह से। उन्हें पता ही नहीं है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में है किसकी तरफ। कश्मीर की जनता अपने पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बस एक प्रॉक्सी बन के रह गई है। जेएनयू और एएमयू जैसी यूनिवर्सिटीज में अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कश्मीर के नारे तो खूब लगाए जाते हैं, लेकिन इनके इंटरेस्ट की बात कोई नहीं करता है। कास्ट पॉलिटिक्स में जकड़े हुए बिहार के यूथ का भी फ्यूचर है, लेकिन कश्मीर के यूथ का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता है। अब बीजेपी आए, एमसी आए, कांग्रेस आए और अपनी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है। डार्कनेस ही डार्कनेस है। कश्मीर सबको चाहिए, पर यहाँ के लोग किसी को नहीं चाहिए। कश्मीर से 370 तो हटा दिया है, लेकिन जो सेपरेटिज्म की आग 75 साल पहले लगाई गई थी, उसे बुझाने का कोई सोल्यूशन किसी के पास नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए जम्मू कश्मीर की पूरी कहानी आज आपको सुनाऊंगा। पीक पॉलिटिक्स और हाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, ये आज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। कश्मीर भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसका नाम एंशिएंट टाइम से आज तक कभी भी चेंज नहीं हुआ। महाभारत, वायु पुराण, विष्णु पुराण, हर जगह इसका मेंशन मिलता है। पाणिनि की किताबों में कश्मीर का नाम दिखता है, जो 5th सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी। कश्मीर में 3rd सेंचुरी तक हिंदुइज्म एक डोमिनेंट रिलीजन था और यहाँ के हिंदू ज्यादातर शिव को मानते थे। फिर 3rd सेंचुरी में ये रीजन आता है सम्राट अशोक के कंट्रोल में, जब यहाँ पर बुद्धिज्म को बढ़ावा मिला। कहते गौतम बुद्ध खुद यहाँ पर एक बार घूमने के लिए गए थे। इसके कई सालों बाद कश्मीर पर शुरू होता है गजनी का हमला और उसके बाद मंगोल भी यहाँ पर आते हैं और लूटपाट मचा के चले जाते हैं। इवेंचुअली 1320 में रिंचिन शाह नाम के रूलर ने यहाँ पर कश्मीर सल्तनत को एस्टैब्लिश किया। इंटरेस्टिंग ये है कि रिंचिन शाह पहले खुद एक बुद्धिस्ट थे और बाद में इन्हें भी इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था। अगले 500 साल तक यहाँ पर मुगल्स का रूल रहता है और लास्ट में कुछ टाइम के लिए अफगान भी यहाँ पर आते हैं, जिन्हें सिख एम्पायर हरा देता है और अपना रूल एस्टैब्लिश कर लेता है। सिख एम्पायर के टाइम पर ही कश्मीर में पश्मीना शॉल का जो बिजनेस था वो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर होने लगा था। फिर 1845 में होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जिसके बाद ये रीजन ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है और वो यहाँ का राजा गुलाब सिंह को बना देते हैं। और इस टाइम तक जम्मू एंड कश्मीर कंबाइन हो चुका था, जिसमें जम्मू और कश्मीर के अलावा लद्दाख और बाल्टिस्तान का रीजन भी इंक्लूडेड था। इसके बाद 1926 में जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा बनते हैं राजा हरि सिंह और कश्मीर की जो असली कहानी है वो यहीं से शुरू होती है। राजा हरि सिंह एक मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन के रूलर बने थे और इस क्लिप में आपको ये दिख रहा होगा कि ये लोगों को सलाम भी कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो भी चीजें हुई उनको समझने के लिए आपको थोड़ा हरि सिंह के बारे में समझना पड़ेगा। राजा हरि सिंह उस टाइम पर पूरे सब कॉन्टिनेंट रीजन में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाले राजा थे। जब इनके अंकल प्रताप सिंह की डेथ हुई तो कहते हैं कि जितनी देर तक उनकी चिता जल रही थी उतनी देर तक हरि सिंह उसमें लगातार सोना डाल रहे थे। इनकी कोरोनेशन सेरेमनी में घोड़े और हाथी तक को सोने में सजाया गया था। लोग यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि एक बार ये पेरिस के होटल में पकड़े गए थे एक लड़की के साथ, तब इन्हें $15 लाख की घूस खिलानी पड़ी थी ताकि उस केस में इनका नाम ना आ सके। ऐसा कहा जाता है कि इनकी ईयरली इनकम $1 करोड़ थी। इनके पास खुद का सिल्वर प्लेटेड एयरप्लेन भी था, लेकिन इनका रूल काफी कंट्रोवर्शियल था। लोग इनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। लोग जब भी प्रोटेस्ट वगैरह करते थे तो उनकी बात सुनने की बजाय ये इनको अरेस्ट कर लेते थे, ये उन पर टैक्स बढ़ा देते थे, गोली मरवा देते थे। अपने अगेंस्ट किसी भी तरह का ऑपोजिशन इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि हरि सिंह मुस्लिम्स को ज्यादा अच्छी नौकरियां नहीं देते थे। जो हाई रैंकिंग नौकरियां होती थी वो मोस्टली हिंदूज को दी जाती थी। अपने ही स्टेट में ये लोगों के बीच एक विलेन बन चुके थे, लेकिन जैसे हर कहानी में एक हीरो होता है जो ऑप्रेस लोगों की आवाज बनता है, इस कहानी में भी वो उभर रहा था, जिसकी बात हम थोड़ा आगे करेंगे। अभी आते हैं 1947 में। जब भारत आजाद हुआ तो अपना देश कुछ ऐसा दिखता था। इसमें जितने भी एरिया आपको रेड दिख रहे हैं ये डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में थे और जो ग्रीन वाले एरिया हैं वो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। मतलब इन रीजन की जो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशन है, इनके अलावा बाकी सारे इंटरनल अफेयर इन स्टेट के रूलर्स के हाथ में थे। भारत में ऐसे टोटल 565 प्रिंसली स्टेट थे जिनको ब्रिटिशर्स ने 3 ऑप्शन दिए थे, या तो वो भारत को ज्वाइन कर ले, या फिर पाकिस्तान में चले जाएं, और या फिर वो इंडिपेंडेंट भी बने रह सकते थे। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इन लोगों में इतनी ज्यादा लड़ाई बैठ जाए कि कभी भारत एक हो ही ना पाए। और फिर एंट्री होती है सरदार पटेल जी की। ये कहते हैं कि सबको भारत में ही मिलना पड़ेगा। इनके साथ वीपी मेनन भी क्लोजली काम कर रहे थे। इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि जम्मू कश्मीर का जो पूरा एरिया है ग्रीन है। ऐसे ही हैदराबाद, मैसूर, त्रिवेंद्रम और जूनागढ़ का जो स्टेट था ये भी आपको ग्रीन में दिख रहा है। इन कुछ स्टेट्स को छोड़कर बाकी सारे स्टेट्स को 3 महीनों के अंदर भारत में जोड़ लिया गया था। जोड़ने का तरीका बड़ा सिंपल था। सेम लेटर हेड प्रिंट करवाया गया और सबके पास भेज दिया गया। हर रियासत के रूलर को बस उसमें अपना साइन करना था। कुछ प्यार से मान गए और बाकी धमकी से, क्योंकि बात उनको ऑटोनॉमी देने की नहीं थी। बात यह थी कि इतने सालों के डिवाइड एंड रूल के बाद
पूरे भारत को अब यूनाइट करना है। लास्ट में 3 प्रिंसली स्टेट ऐसे बचते हैं जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक था जूनागढ़, जिसके नवाब ने डिसाइड करा कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेगा। आजादी के बस 1 महीने के अंदर जूनागढ़ ने पाकिस्तान को ऑफिशियली ज्वाइन भी कर लिया। मैप में जूनागढ़ थोड़ा इधर साइड पड़ता है, पाकिस्तान में इसकी कोई बाउंड्री नहीं लगती है। ऊपर से यहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदूज की थी, इसीलिए पाकिस्तान में शामिल होने के अगेंस्ट में जूनागढ़ के जो लोग थे वही प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ का जो नवाब था वो चुपके से पाकिस्तान भाग जाता है। फिर डिसाइड किया गया कि प्लेबिसाइड करवाया जाए, यानी कि पब्लिक की वोटिंग करवाई जाए, जिसमें 99% वोट भारत को ज्वाइन करने के फेवर में पड़ते हैं और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन जाता है। दूसरा प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद। इसका नवाब भी चाहता था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे। अब इसको मैप में देख लो। उस टाइम का हैदराबाद स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटका और आज के आंध्र प्रदेश के काफी सारे हिस्से से जोड़ के बनता था। भारत के बीच में एक मिनी पाकिस्तान बन जाए, ऐसा पटेल बिल्कुल नहीं होने दे सकते थे। इसीलिए काफी नेगोशिएशंस के बाद जब कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो पटेल जी ने नवंबर 1947 को नवाब के सामने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर दिया। इसका मतलब था कि अगले 1 साल तक अब तुम बिल्कुल चुप बैठोगे और सारी नेगोशिएशंस अब अगले साल नवंबर 1948 में की जाएंगी। फिर आती है बात जम्मू एंड कश्मीर की। यह एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो ना भारत में रहना चाहता था ना पाकिस्तान में, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। जून 1947 में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जाकर मिलते हैं हरी सिंह से। इस बातचीत में हरी सिंह कहता है कि भाई हम इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहते हैं। माउंटबेटन ने उनको समझाने की कोशिश करी कि भैया अगर इंडिपेंडेंट रहोगे तो भारत की तरफ से तो कोई इशू नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान आप पे कभी भी हमला कर सकता है और ऐसी हालत में भारत आपका साथ भी नहीं देगा। हरी सिंह को मनाने के लिए सरदार पटेल भी लगे थे, लेकिन इनकी भी बात हरी सिंह लगातार टाले जा रहे थे। इसके मेनली 2 ही रीजन थे। सबसे पहले तो इनको अपनी गद्दी से बहुत ज्यादा प्यार था और दूसरा रीजन था कि हरी सिंह एक हिंदू रूलर थे जिनके स्टेट में 70% लोग मुस्लिम थे। तो इसकी वजह से हरी सिंह को कोई भी रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। अगर वो पाकिस्तान ज्वाइन करते तो एक इस्लामिक देश में हिंदू राजा बने रहने के लिए वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते थे, और अगर भारत ज्वाइन करते तो डेमोक्रेसी में आने की वजह से इलेक्शन प्रोसेस होता जहां पर इनकी जनता इन्हें कभी भी इलेक्ट नहीं करती। इसीलिए हरी सिंह को अपनी गद्दी बचाने के लिए यह नजर आ रहा था कि अगर हम राजा बने रहें तो हम इस पूरे रीजन को हमेशा कंट्रोल करके रख सकते हैं। मैंने आपको स्टोरी की शुरुआत में बताया था कि हरी सिंह के अगेंस्ट जनता की तरफ से एक इंसान था जो रिवोल्ट कर रहा था। ये रिवोल्ट करने वाले थे शेख अब्दुल्ला, यानी उमर अब्दुल्ला के ग्रैंडफादर। शेख अब्दुल्ला वैली में इतने पॉपुलर हो रहे थे कि इनके कहने पर कश्मीर में एक मूवमेंट शुरू हो गई, कश्मीर छोड़ो आंदोलन। इस मूवमेंट में लोग डिमांड कर रहे थे कि राजा हरी सिंह अपनी गद्दी छोड़ दें। बात इतनी आगे बढ़ी कि 1946 में जाकर हरी सिंह ने शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया। शेख अब्दुल्ला बार बार डिमांड कर रहे थे कि कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाएं। ये एक समाजवादी नेता थे, इसलिए नेहरू के काफी क्लोज थे। इनफैक्ट नेहरू ने एक बार अब्दुल्ला को अपना ब्लड ब्रदर भी बताया था। शेख अब्दुल्ला इस टाइम तक सिर्फ कश्मीरियत की बात कर रहे थे और मुस्लिम लीग या पाकिस्तान की तरफ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उधर जिन्ना भी समझते थे कि शेख अब्दुल्ला कांग्रेस पार्टी के एक एजेंट है। इनफैक्ट शेख अब्दुल्ला ने राजा हरी सिंह को लेटर लिख के कहा था कि उन्हें इंडियन यूनियन भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन हरी सिंह ने इनकी बात भी नहीं मानी। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो हमेशा के लिए कश्मीर को बदलने वाला था। 22 अक्टूबर 1947, आजादी के सिर्फ 2 महीने बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया। जूनागढ़ के एग्जाम्पल से पाकिस्तान सीख चुका था कि अगर जनता रिवोल्ट कर दे तो राजा के चाहने से कुछ भी नहीं होता है, और पाकिस्तान को यह पता था कि जम्मू एंड कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है। इसलिए पाकिस्तान को यह लगता था कि जेएनके तो उनका ही पार्ट बनना चाहिए, जबकि भारत का स्टैंड क्लियर था, हम एक सेकुलर देश हैं, हमारे लिए मैटर नहीं करता कि किस स्टेट में हिंदूज हैं, कहां मुस्लिम रहते हैं, सारे के सारे भारत के ही लोग हैं। और इसीलिए पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया। इस प्लान का नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। इस प्लान को लीड कर रहा था पाकिस्तान आर्मी का मेजर जनरल अकबर खान। प्लान यह था कि पाकिस्तान के मिलिटेंट कश्मीर को इन्वेड करेंगे और वहां पर अनरेस्ट क्रिएट करेंगे, लोगों को उकसाएंगे कि वो पाकिस्तान में मर्ज होने की डिमांड करें, और बाद में सिविल अनरेस्ट का बहाना बनाकर पाकिस्तान आर्मी कश्मीर को इन्वेड करके श्रीनगर को अपने कंट्रोल में ले लेगी। लेकिन इस अटैक के कुछ दिन पहले ये जो पूरा प्लान था, इसके बारे में मेजर ओएस कलकट को पता चल जाता है। ये ब्रिटिश भारत में पाकिस्तान के नॉर्दर्न रीजन में तैनात थे। इससे पहले कि पाकिस्तान आर्मी ने अरेस्ट कर पाती, वो ये इंफॉर्मेशन लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये बात 18 अक्टूबर 1947 की है। तो बेसिकली अटैक से कुछ दिन पहले ही इंडियन लीडरशिप के पास ये पूरी इंफॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान कश्मीर को इन्वेड कर सकता है, लेकिन राजा हरी सिंह किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को फाइनली ये अटैक कर दिया, जो आज भी कश्मीर की हिस्ट्री में एक काला दिन कहा जाता है। पाकिस्तान आर्मी ने हर ट्राइबल लोगों से कहा कि हजार लोगों की एक लश्कर तैयार करे जाए। लश्कर का मतलब होता है फौज। ऐसे 6 लश्कर मुजफ्फराबाद से श्रीनगर की तरफ भेजे गए, 2 लश्कर हाजीपुर पास से सीधा गुलमर्ग की तरफ निकल गए, 2 लश्कर भेजे गए हंडवाड़ा और सोपोर की तरफ, और 10 लश्करों को कहा गया कि वो पुंछ और राजौरी होते हुए जम्मू में घुस जाएं। यानी टोटल 20,000 के करीब मिलिटेंट ने एक साथ अटैक किया था, जो खुद को आजाद कश्मीर फोर्स बोलते
होते थे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स इन ट्राइब्स के साथ छिपे हुए थे और वो भी इस अटैक में इनका पूरा साथ दे रहे थे। पाकिस्तान आर्मी की 7 इन्फेंट्री को स्टैंड बाई पर भी रखा गया था। 22 अक्टूबर को ये सारे के सारे इन्वेडर्स मुजफ्फराबाद पहुंच जाते हैं। इस टाइम पर राजा हरि सिंह की आर्मी को लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिनको पता चल गया था कि उनकी आर्मी इन लश्करों से अकेले नहीं लड़ पाएगी। हरि सिंह को भी ये डर था कि इनकी आर्मी के जो मुस्लिम सोल्जर्स हैं वो बगावत करके इस आजाद कश्मीर फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इनका ये डर सच हो जाता है। 23 अक्टूबर को ये इन्वेडर्स उरी पहुंच जाते हैं और राजा हरि सिंह की आर्मी के कई सारे सोल्जर्स भी इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। अब हरि सिंह को जैसे ही ये खबर मिलती है वो श्रीनगर से अपनी 85 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेकर जम्मू की तरफ निकल जाते हैं और भारत से मदद मांगने लगते हैं। वहीं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उरी के अंदर एक दिमाग लगाते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट ब्रिज को पाकिस्तानियों के वहां पहुंचने से पहले ही बम से उड़ा देते हैं ताकि जो लश्कर है उन्हें नदी पार करने में ज्यादा टाइम लगे। इसी वजह से पाकिस्तानियों को नदी क्रॉस करने में 2 दिन लग गए और इन 2 दिनों में जम्मू कश्मीर का मैप हमेशा के लिए बदल गया। अगर ये ब्रिज ना तोड़ा गया होता तो भारत के कोई भी एक्शन लेने से पहले पाकिस्तान की फोर्सेस पूरे कश्मीर में फैल सकती थी। जब 2 दिन लगाकर पाकिस्तान फोर्सेस ये नदी क्रॉस कर रही थी तब हरि सिंह जम्मू आ चुके थे और यहां पर उनसे मिलने जाते हैं वीपी मेनन। लेकिन इस टाइम तक देश तो आजाद हो चुका था, लेकिन फौज का कंट्रोल अभी भी माउंटबेटन के हाथ में था और माउंटबेटन का कहना था कि जब तक कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रीजन है तब तक भारत का इस वॉर में फौज भेजने का मतलब है एक इंटरनेशनल वॉर और इसमें नेहरू या पटेल कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहीं कश्मीर में 25 अक्टूबर तक ये इन्वेडर्स बारामूला तक पहुंच चुके थे और बारामूला में ये बारबेरियंस खुलेआम एक बड़े स्केल पर मास मर्डर, रेप और लूटपाट मचा रहे थे। ये इन्वेजन इतना वायलेंट था कि जब ये खत्म हुआ तो बारामूला में सिर्फ 1/3 सिविलियंस ही बचे थे और 26 अक्टूबर आते आते इन इन्वेडर्स ने श्रीनगर को भी घेर लिया था। वीपी मेनन ने हरि सिंह को साफ साफ कह दिया, कश्मीर बचाने का बस एक ही तरीका है, आपको भारत में मिलना पड़ेगा। और फाइनली हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया। At that time, when we realized that the raiders are getting close to Srinagar, and then at that stage, I think VP Menon advised my father that it's better if you move down to Jammu because any documentation that may be required has to be done in Jammu. Then we moved down to Jammu. So it was a very tense, and the instrument of accession was signed in Jammu on the 26th of October. अब इस डॉक्यूमेंट की कुछ कंडीशन थी, जैसे भारत सिर्फ कश्मीर के फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन को ही हैंडल करेगा, बाकी जो सारी चीजें हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही रहेंगी। लेकिन ये डॉक्यूमेंट कश्मीर के लिए अलग से नहीं बना था। जितने भी प्रिंसली स्टेट भारत में शामिल हुए हैं सबने सेम डॉक्यूमेंट पर साइन कराए। तो फिर कश्मीर में ही बाद में जाकर इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, इसकी बात आपको थोड़ा कहानी में आगे समझ में आएगी। वीपी मेनन तुरंत इस डॉक्यूमेंट को लेकर दिल्ली आते हैं और माउंटबेटन से साइन करवा लेते हैं और कश्मीर लीगली भारत का पार्ट बन जाता है। ये उस टाइम का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आप अभी देख रहे हो। इसमें हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को साइन किए और माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को। ये एक्सेशन अप्रूव करते हुए माउंटबेटन ने कहा था कि मैं साइन तो कर रहा हूं, लेकिन एक बार सिचुएशन रिजॉल्व होने के बाद हमें प्लेबिसाइड भी करवा लेना चाहिए। उधर 26 अक्टूबर की रात को हरि सिंह ने सोने से पहले अपनी सिक्योरिटी पर्सन को एक गन देकर कहा था कि ये लो मेरी गन, सुबह तक अगर इंडियन आर्मी के प्लेन श्रीनगर नहीं पहुंचे तो मुझे नींद से मत उठाना, सीधा गोली मार देना। लेकिन 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी के प्लेन दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ते हैं और दोनों आर्मीज के बीच कश्मीर वॉर शुरू हो जाती है। शेख अब्दुल्ला, जिन्हें जून में ही रिलीज किया जा चुका था, उन्होंने इस वॉर में आर्मी की काफी ज्यादा हेल्प करी थी। 2 नवंबर को नेहरू एक भाषण देते हैं और वहां पर वो कुछ ऐसा वादा कर देते हैं जिसके बाद कश्मीर पर जो भारत का स्टैंड है वो पूरी तरह से वीक पड़ जाता है। Our pledge to the people of Kashmir, if you like the people of this world, that this matter could be affirmed or cancelled by the people of Kashmir according to their wishes. We do not wish to win people against their will with the help of armed force. नेहरू एक पब्लिक रैली में अनाउंस करते हैं कि जेएनके में हालत ठीक होने के बाद हम वहां पर प्लेबिसाइड करवाएंगे और इसके 2 महीने बाद 31 दिसंबर को नेहरू यूएन चले जाते हैं। यहां पर वो कश्मीर इशू पर चैप्टर 6 के अंदर एक कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, जबकि इस टाइम तक वॉर अभी रुकी नहीं थी। There is no doubt from any point of view that it was aggression by Pakistan, and we were entitled in any law or fact to attack Pakistan in order to avoid this war in Pakistan. We went to the Security Council. चैप्टर 6 इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यूएन में जो भी कंप्लेंट चैप्टर 6 में जाती हैं, इसका मतलब होता है कि यूएन का जो भी सोल्यूशन निकलेगा उसको मानना कंपलसरी नहीं होगा। We came here because we did not want this conflict to expand, to become more intensive, to spread
into larger acts of war. तो नेहरू ने जो ये स्टेप लिया ये काफी समझदारी वाला कदम था, क्योंकि अगर यही कंप्लेंट चैप्टर 7 में जाती तो यूएन जो भी डिसीजन लेता उसको मानना कंपलसरी हो जाता। इसके बाद 21 अप्रैल 1948 को यूएन का रेजोल्यूशन आता है और इस टाइम पे भी वॉर कंटिन्यूअसली चली जा रही थी। लेकिन इस रेजोल्यूशन के टोटल 3 पार्ट थे। पहला था सीज फायर का ऑर्डर, मतलब दोनों कंट्रीज ये मान लें तो ये वॉर रुक जाएगी और जहां रुकी है वहीं पर एक एलओसी खींच दी जाएगी। दूसरे पार्ट में कुछ ट्रूस एग्रीमेंट थे और ये इस रेजोल्यूशन का वो पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में यूएन ने मेनली 3 चीजें कही थी। यूएन का सबसे पहला पॉइंट था कि क्योंकि पाकिस्तान ने यूएन में एक्सेप्ट किया है कि उनकी मिलिट्री कश्मीर में है, इसलिए वो कश्मीर से पूरी तरह से विड्रॉ करेंगे, अपनी सारी की सारी फौज को वापस ले जाएंगे। दूसरा पॉइंट था कि पाकिस्तान जो भी ट्राइबल्स को यहां पर लेकर आए वो भी इन्हें वापस लेके जाने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट था कि जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो यूएन भारत को इन्फॉर्म करेगा और फिर भारत को अपनी सारी फोर्सेस श्रीनगर से विड्रॉ करनी पड़ेंगी और फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। अब 31 दिसंबर 1948 को फाइनली ये वॉर रुक जाती है, सीज फायर होता है और एलओसी खींच दी जाती है, जिसमें 2/3 कश्मीर हमारे पास आता है और 1/3 पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई कर लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू अगर आर्मी को थोड़ा सा और टाइम दे देते तो शायद पूरा का पूरा कश्मीर आज हमारे कंट्रोल में होता, क्योंकि इतने महीनों तक लड़ने के बाद पाकिस्तान की फौज पूरी तरह से पस्त हो चुकी थी। अब एक तरफ कश्मीर वॉर चल रही थी और दूसरी तरफ देश में हैदराबाद के अंदर रजाकार, यानी जो लोग चाहते थे कि हैदराबाद पाकिस्तान का पार्ट बने, वो लोग स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का फायदा उठा के हैदराबाद में मार काट मचा रहे थे। ये उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जो भारत के सपोर्ट में थे, जिसमें मेजॉरिटी लोग हिंदूज थे। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से 8 से 9 महीनों के अंदर 20,000 से लेकर 2 लाख लोगों की जान इस वायलेंस में गई थी। इसकी खबर पहुंचती है पटेल जी तक। 13 सितंबर 1948 को पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो चलाया और 5 दिन की वॉर के बाद हैदराबाद को भी भारत ने मिला लिया। इसी बीच हैदराबाद का जो नवाब है वो भी यूएन में पहुंच जाता है, कहता है कि भारत ने हम पे अटैक कर दिया, ये एक ऑपरेसिव देश है। ऐसा कहते हैं कि इस ऑपरेशन पोलो की परमिशन पटेल जी ने नेहरू से नहीं मांगी थी और नेहरू जी इस बात से काफी ज्यादा नाराज थे। इसीलिए कुछ लोगों का यह मानना है कि नेहरू कश्मीर में जो सीज फायर है वो बस इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हैदराबाद इशू की वजह से ऑलरेडी भारत काफी ज्यादा बैड लाइट में बाहर दिखाई दे रहा था और नेहरू अपनी इंटरनेशनल इमेज को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस थे, जबकि पटेल जी इस बात से बिल्कुल भी कंसर्न नहीं रहते थे। खैर, अगर कश्मीर में वापस आए तो 30 अक्टूबर 1947 से ही कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन शेख अब्दुल्ला संभाल रहे थे और 5 मार्च 1948 में राजा हरि सिंह भी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर देते हैं, जिसके प्राइम मिनिस्टर वो शेख अब्दुल्ला को ही बना देते हैं। 1949 में नेहरू, पटेल और शेख अब्दुल्ला के बीच एक दिल्ली अंडरस्टैंडिंग साइन की जाती है। इसके बाद शेख अब्दुल्ला को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पार्ट बना दिया जाता है और इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस होता है। आर्टिकल 370 अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना ही बताऊंगा कि कश्मीर को क्या क्या स्पेशल प्रोविजन और एक्सेप्शन दिए गए थे वो इसमें लिखे गए हैं। 1950 आते आते पटेल जी की डेथ हो जाती है, यानी कि अब कश्मीर से रिलेटेड जितने भी इशू थे उसका सारा डिसीजन नेहरू ले रहे थे। 1951 में कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है और 1952 में हरि सिंह के बेटे करण सिंह को हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट कर दिया जाता है और इस टाइम कश्मीर में वही होता है जो शेख अब्दुल्ला कह रहे थे। इसीलिए करण सिंह भी शेख अब्दुल्ला की मर्जी से ही हेड ऑफ स्टेट डिक्लेयर हुए थे। 1952 में ही नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कुछ चीजें डिसाइड की गई थी। जैसे शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कश्मीर के जो हेड ऑफ स्टेट है उनको सदर रियासत कहा जाए और जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है उसकी जगह वजीर आजम यानी कि प्राइम मिनिस्टर वर्ड यूज किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट का एक अलग से फ्लैग भी रखा जाएगा। नेहरू इन सारी डिमांड्स को मान लेते हैं और शेख अब्दुल्ला बन जाते हैं पीएम शेख अब्दुल्ला। पहले तो ये भारत के बड़े फेवर में थे, लेकिन पीएम बनने के बाद पाकिस्तान के साथ इनका लगाव बढ़ने लगता है और ये बीच बीच में कश्मीर के फ्रीडम की बात करने लग जाते हैं। 1953 में एडले स्टीवेंसन कश्मीर की विजिट पर आते हैं। ये 1952 में डेमोक्रेट पार्टी के यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे थे और इनकी शेख अब्दुल्ला के साथ एक बड़ी मीटिंग के बाद स्टीवेंसन कहते हैं कि हम कश्मीर की फ्रीडम में उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। शेख अब्दुल्ला ने भी इसके कुछ महीनों बाद ये कह दिया था कि एक दिन भारत को गुड बाय कहने का टाइम आने वाला है। 1953 तक आते आते शेख अब्दुल्ला की हरकतें कुछ ऐसे बढ़ जाती हैं कि करण सिंह एंटी नेशनल एक्टिविटीज की वजह से इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं और शेख अब्दुल्ला को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नेहरू जी के ही कहने पर किया था। नेहरू जी वैसे तो शेख अब्दुल्ला के दोस्त थे, लेकिन ये सारी चीजें देखते नेहरू भी अनकंफर्टेबल होने लगे थे। इसके बाद शेख अब्दुल्ला 11 साल तक हाउस अरेस्ट में रहते हैं। 1957 में जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा था कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। इसके बाद नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई सारे अमेंडमेंट किए जिससे धीरे धीरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 70-80% जो हिस्सा था वो कश्मीर पे लागू होने लगा। जैसे 1959 में जेएनके के कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट हुआ, जिसके बाद वहां के इलेक्शन करवाए जाने की जो जिम्मेदारी थी वो इंडियन इलेक्शन कमीशन को मिल गई और इलेक्शन कमीशन की जितनी भी पावर थी जो भारत में लगती थी वो जेएनके पे भी लगने लग गई। 1962 में चाइना वॉर के बाद जेएनके एक बैटल ग्राउंड बन गया था, इसलिए 1964 में अपनी डेथ से पहले नेहरू एक और मेजर अमेंडमेंट कर देते हैं। इस अमेंडमेंट से जेएनके पर
आर्टिकल 356 लागू हो सकता था। और आर्टिकल 356 इंडियन प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट में जरूरत पड़ने पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकता है और एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था क्योंकि कश्मीर में जब भी हालात खराब होते हैं वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाकर ही उसको कंट्रोल में लिया जाता है। 370 भी प्रेसिडेंट रूल लगाकर ही हटाया गया था। इसके बाद 65 और 66 में शास्त्री जी ने अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट करे और वजीर आजम और जो सदर रियासत वाले टाइटल चल रहे थे उनको भी कश्मीर से हटा दिया, क्योंकि एक देश के अंदर 2 प्रधानमंत्री और 2 प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। लेकिन 66 में शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी, जिन्होंने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब शेख अब्दुल्ला जो अभी हाउस अरेस्ट में ही थे, उन्हें समझ में आ गया था कि जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए वो कश्मीर पर उनकी मांगे कैसे मान सकती हैं। इसीलिए इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच मीडिएटर्स के थ्रू नेगोशिएशन शुरू होती है। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि पुरानी जो अरेंजमेंट की गई थी, जैसे वजीर आजम के टाइटल, ये सब कुछ वापस मिल जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ साफ मना कर दिया था। ये कुछ लेटर्स हैं जो एक दूसरे को उस टाइम पर इन्होंने लिखे थे, जिसमें सारी बातें लिखी हुई। इवेंचुअली ये सारी बातचीत का कंक्लूजन निकलता है कि इंदिरा शेख अकॉर्ड साइन कर लिया जाता है। शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनने को राजी हो जाते हैं और प्लेबेसाइट की डिमांड भी छोड़ देते हैं। इसके बाद 1975 से लेकर 1982 तक शेख अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के सीएम रहते हैं। 1982 में इनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद इनके जो बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला वो सीएम बन जाते हैं। उधर 84 में इंदिरा गांधी जी की भी डेथ हो जाती है और उसके बाद राजीव गांधी पीएम बन जाते हैं। अब फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह से कांग्रेस के कंट्रोल में नहीं थे। ये कभी पाकिस्तान की बात करने लगते थे, कभी सेपरेटिज्म के राग अलापने लगते थे। उधर फारूक अब्दुल्ला के एक ब्रदर इन लॉ गुलाम मोहम्मद भी सीएम बनना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट किया और एमएलए जोड़ तोड़ करके गुलाम मोहम्मद को सीएम बनवा दिया। कांग्रेस को लगता था कि अपने फेवर का सीएम रहेगा तो इजीली उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे ही सीएम बनते हैं, कंट्रोल तो दूर की बात है, सेपरेटिस्ट के सिंपैथाइजर बन जाते हैं। कश्मीरी हिंदूज के अगेंस्ट भड़काऊ भाषण देने लगते हैं। जम्मू सेक्रेटेरिएट के अंदर मस्जिद बनवाने का प्रॉमिस करने लगते हैं। इसके अगेंस्ट हिंदूज ने वहां पर जब प्रोटेस्ट करा तो दंगे भड़का दिए गए। हालत ऐसी हो गई कि वहां के गवर्नर जगमोहन को गवर्नमेंट डिसमिस करनी पड़ी। इधर दिल्ली के अंदर 1985 में शाह बानो का जजमेंट आया था, जिसकी वजह से मुस्लिम काफी भड़क गए थे। इनको शांत करने के लिए 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करके ये जजमेंट भी पलट दिया। इस लॉ से हिंदूज काफी भड़क गए। इन्हें शांत करने के लिए राजीव गांधी को बाबरी मस्जिद का गेट खुलने के लिए जो लोकल कोर्ट का फैसला आया था वो तुरंत लागू करना पड़ा। टीवी पे भी इन्होंने रामायण चलवानी शुरू कर दी। राजीव गांधी एक ऐसी मंकी बैलेंसिंग का एक्ट कर रहे थे जिसे सस्टेन करना इम्पॉसिबल था, और इस मौके का फायदा उठाया मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने। मुफ्ती मोहम्मद सैयद महबूबा मुफ्ती के फादर थे, जो कांग्रेस पार्टी में ही थे और शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद खुद सीएम बनना चाहते थे। लेकिन 1986 में जब फारूक अब्दुल्ला को सीएम बना दिया गया तो इस बात से मुफ्ती मोहम्मद काफी ज्यादा नाराज थे और इन्हें बस एक ऐसा मौका चाहिए था जिससे जेएनके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, फारूक अब्दुल्ला पर प्रेशर बने और इन्हें सीएम बनने का मौका मिल जाए। और 86 में इन्हें यह मौका मिल जाता है। अनंतनाग जो इन्हीं का ही एरिया था, वहां पर कश्मीरी हिंदूज के अगेंस्ट एक वाइड स्प्रेड वायलेंस शुरू हो जाती है। 300 से ज्यादा कश्मीरी हिंदूज के घर जलाए गए, 50 से ज्यादा मंदिरों पर अटैक हुआ, इनके बिजनेसेस, प्रॉपर्टीज, हर एक चीज पे अटैक हुआ। लोग ये आरोप लगाते हैं कि इस पूरी वायलेंस का प्लान मुफ्ती मोहम्मद ने बनाया था। 1987 तक बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि सारे सेपरेटिस्ट ने मिलकर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट नाम की एक पार्टी बना ली। यासीन मलिक का जो आप नाम सुनते हो, ये भी इसी पार्टी का ही पार्ट था। और इस पार्टी के बहुत सारे लीडर्स आगे चलकर टेररिस्ट बन जाते हैं। और जब कश्मीर में इलेक्शन हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात से डरी बैठी थी कि कहीं एक बार ये सेपरेटिस्ट लोग सरकार न बना लें। लेकिन ये बात पब्लिक में फैल जाती है और उसकी वजह से कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हो जाती है। आजाद कश्मीर की बातें दोबारा से होने लगती है। भारत की सपोर्ट की जो भी बात करता था उन्हें मिलिटेंट मार देते थे, फिर चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। इस टाइम तक कश्मीर के अंदर बहुत सारे सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, जिसमें 3 मेन ग्रुप थे जो आज भी कश्मीर में ऑपरेट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन और हुर्रियत। पहले 2 ग्रुप्स हथियार उठाकर टेररिज्म फैलाते थे और तीसरा ग्रुप डायलॉग का रास्ता लेता था। लेकिन इन तीनों का ही पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रेम था। इनका एक ही एम था कि कश्मीर को भारत से अलग करना है। 1989 में हालत और ज्यादा खराब हो गई जब इन मिलिटेंट्स ने कश्मीरी पंडितों पर हमला करना शुरू कर दिया। 14 सितंबर 1989 को इन्होंने टीकालाल टपलू जी का मर्डर कर दिया, जो JNK में बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे। कुछ ही दिन बाद 4 नवंबर को रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू जी का भी मर्डर कर दिया गया, जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद ये भारत सरकार को भी अपने घुटनों पर ले आए जब इन्होंने मुफ्ती मोहम्मद की बेटी रूबिया सैयद को किडनैप कर लिया। इस टाइम पर भारत में VP सिंह की सरकार थी और मुफ्ती मोहम्मद भारत के होम मिनिस्टर थे। इसकी वजह से सरकार को 5 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। कश्मीर में लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट की जाने लगी कि कश्मीरी पंडित यहां से छोड़ के चले जाएं, वरना एक एक करके उन्हें मार दिया जाएगा। न्यूज़पेपर में भी कश्मीरी पंडित्स के अगेंस्ट एक हिट लिस्ट छपने लगी। और फिर आती है 19 जनवरी 1990 की वो काली रात, जब कश्मीरी हिंदूज के अगेंस्ट एक प्लान्ड मैनर में मास अटैक हुए। जो हिंदूज बच गए
उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर कश्मीर से जान बचा के भागना पड़ा। हजारों फैमिलीज रातों रात कश्मीर को खाली करके चली गईं। 19 जनवरी को ही जगमोहन जेएनके के गवर्नर बने थे और अगले 5 महीनों तक ही वहां पे गवर्नर रहते हैं। जो कश्मीरी हिंदूज कश्मीर से जिंदा बचकर निकल आए, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। 1990 तक हालत इतने खराब हो गए कि इंडियन गवर्नमेंट ने जेएनके के अंदर अफ्स्पा रूल लागू कर दिया। अफ्स्पा का मतलब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, यानी आर्मी को किसी भी सिचुएशन को डील करने में और कंट्रोल करने के लिए स्पेशल पावर दे दी गई। 1990 से 1996 तक यहां पर प्रेसिडेंट रूल रहा, लेकिन मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में लगभग 15 साल लग गए। 96 से 2002 तक फारूक अब्दुल्ला यहाँ के सीएम रहते हैं। 99 में कारगिल वॉर हुई तो मौका देख के फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से ऑटोनॉमी की बात करने लगे। 2000 में एक ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन भी ले आए, जिसमें 1953 वाली अग्रीमेंट को दोबारा से रिस्टोर करने की इन्होंने बात कर दी। इधर कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म नहीं हो रही थी और ऊपर से भारत के अंदर लगातार छोटे छोटे या बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक हो रहे थे। 1999 में ही IC-814 की हाईजैकिंग हुई, फिर 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक किया गया, 2008 में मुंबई के अटैक हुए, और ये सारे के सारे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके द्वारा जो फंडेड टेरर ग्रुप्स थे वो करवा रहे थे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट कोई भी मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं ले पा रही थी। हर दूसरे महीने भारत के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट की खबर आ जाती थी। भारत हर तरफ से ब्लीड कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा को हर एक वेस्टर्न और कुछ इंडियन इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में खूब उछाला जा रहा था। ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग कि पाकिस्तान तो कोई विक्टिम कंट्री है। हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम अफ्स्पा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। ये जितने भी लोग कश्मीर की आजादी डिमांड कर रहे थे, इनमें से एक इंसान ने भी कभी भी कश्मीरी हिंदूज की बात नहीं करी। मिशन कश्मीर से लेकर हैदर तक कितनी ही मूवीज बनी, लेकिन मिलिटेंट्स के लिए सिंपैथी जगाने के बहुत सारे सीन दिखा दिए, कभी भी कश्मीरी पंडित का एक मेंशन तक नहीं करा। जब कश्मीर फाइल्स में इनका दर्द दिखाया गया तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिलबिलाकर इसे एक प्रोपेगेंडा मूवी बताने पर उतर आया। फिर 2014 में देश में बीजेपी की सरकार आती है। इसका स्टैंड कश्मीर पर काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। ये पहले से ही 370 हटाने की बात कर रहे थे और कश्मीर के साथ बीजेपी की हिस्ट्री काफी पुरानी थी। जब कश्मीर में पीक मिलिटेंसी का टाइम था 1992 में, जब हर चौराहे पे गोलियां चल रही थी और इनके वाइस प्रेसिडेंट को मारा जा रहा था, तब बीजेपी लीडर्स लाल चौक पर जाते हैं और तिरंगा फहरा देते हैं। जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम करके समझे, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। लेकिन ऐसा नहीं कि मोदी सरकार आने के बाद कश्मीर में अटैक रुक गए। 2014 के दिसंबर में श्रीनगर में अटैक हुए, 2015 में कठुआ और गुरदासपुर में अटैक हुए, 2016 में उरी अटैक हुए, लेकिन इस बार भारत शांत नहीं बैठा। इसका मुंह तोड़ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे दिया गया। 2019 में जब पुलवामा हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। धीरे धीरे से कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी ने एक बार फिर से सर उठाना शुरू कर दिया था। हमारी आर्मी पे पत्थरबाजी होने लगी थी। जब बीजेपी पावर में आने वाली थी तो उसके कुछ ही महीनों पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह स्टेटमेंट दिया था। मोदी साहब क्या कर लेंगे, 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकती। लेकिन फिर आता है 5 अगस्त 2019। सरकार ने जेएनके में 370 और 35A को हटा दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट मानते हैं कि यह स्टेप ऐसे नहीं लिया गया था, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के PAK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? ये इस तरह से किया गया था कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे ही अपहेल्ड किया। 5 judges were part of this bench and all of them said yes, abrogating Article 370 was constitutional. It did not violate Indian laws or the Indian Constitution. इसी के साथ साथ भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को लद्दाख रीजन से अलग कर दिया और दोनों को एक एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसकी प्लानिंग में ही जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था और इसमें सारे जितने बड़े लीडर्स थे उनका हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया था और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से ही वहां पर गवर्नर्स रूल लगा हुआ है। By Sunday, India put 3 prominent Kashmiri politicians under house arrest. 2 of them former chief ministers. It's also banned public rallies. This former leader says he doesn't know what's in store.
अभी वहां 10 साल के बाद फाइनली इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। इससे पहले 2014 में इलेक्शन हुए थे। इन इलेक्शन में अभी तक के हाईएस्ट वोटर टर्नआउट देखने को मिला था और जो अभी वाला इलेक्शन है ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हो पा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाना कोई आसान बात नहीं है। 2021 की एक रिपोर्ट के हिसाब से 370 हटने के बाद से कम 40 पॉलिटिकल लीडर्स कश्मीर के अंदर मारे जा चुके हैं। इनमें से आधे से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स थे। कुछ महीने पहले ही एक एक्स बीजेपी सरपंच एजाज खान शेख को मिलिटेंट्स ने गोली मार दी थी। इसके पहले 2020 में एक कांग्रेस सरपंच अजय पंडिता को अनंतनाग में मार दिया गया था। और हिस्टोरिकली भी आप देखोगे 1987 से ही हर इलेक्शन में एक वाइड स्प्रेड वायलेंस आपको देखने को मिलती है। इलेक्शंस को बॉयकॉट किया जाता है और थ्रेट दिए जाते हैं। इसी की वजह से वहां पर जो वोटर टर्नआउट है वो काफी कम रहता है। इसीलिए ये इलेक्शन बीजेपी के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होंगे। 370 हटने के बाद गवर्नमेंट का कहना है कि कश्मीर में काफी डेवलपमेंट हुई है, टूरिज्म बढ़ा है। ये काफी हद तक सच भी है। लाल चौक की रीडेवलपमेंट हमने सबने देखी है। वी आर रेजिडेंट ऑफ लाल चौक आल्सो। शॉप भी यहीं पे नजदीक में काफी चेंज आई। घंटा अगर आप देख रहे हैं खुद भी कैसा बन गया। रोड भी अच्छे है, बस अब पब्लिक का ही आना है, बस पब्लिक ही दे रही है। LED वॉल वगैरह सब लगाए। आपको लगेगा डायरेक्टली जो भी आएगा उसको सीधे लगेगा कि मैं इटली में खड़ा हूँ। ठीक है, घंटाघर क्लॉक टावर भी बढ़िया है, सब अच्छा है। कबूतरों के बगैर यहाँ कोई होता ही नहीं था। आज पब्लिक भी है, ट्रैफिक भी है, एवरीथिंग इज ओके। और क्या है, नो कंप्लेंट। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो पहले से बहुत काफी डेवलपमेंट अब यहाँ पे हो चुकी है। कश्मीर में टूरिज्म इस टाइम पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बस चलाने से लेकर बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वहाँ पर लगाए गए हैं। ये है हमारे स्मार्ट श्रीनगर की स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस। आप देख सकते हैं कितनी साफ और शफाफ है। G20 की एक मीटिंग भी वहाँ पर सक्सेसफुली करवाई गई। शिकारा क्रूजेस एंड कश्मीरी म्यूजिक फॉर डेलीगेट्स ऑन डे 2 ऑफ द क्रूशियल G20 टूरिज्म ग्रुप मीट इन श्रीनगर। मैंने खुद रिसेंटली अपनी वाइफ के साथ 10 दिन कश्मीर में बिताए थे और यहाँ के चेंजेस मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात अभी भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मोदी जी ने जिस दिन 3rd टर्म की शपथ ली है उसी दिन जम्मू में एक बहुत बड़ा अटैक देखने को मिलता है। इनफैक्ट 2024 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें बारामूला से इंजीनियर राशिद जीता था, जिसे NIA ने 2019 में टेरर फंडिंग के चार्जेस पर अरेस्ट किया था। Sources in the NIA say that there is evidence of engineer Rashid's transactions with businessman Zahoor Watali, the key accused in the case. Watali, who allegedly received money from Pakistan-based terrorist Hafiz Saeed, was earlier arrested by the NIA in the same case. इसीलिए मैंने कहा था कि ये इलेक्शन बीजेपी के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होने वाले हैं। इनके रिजल्ट से क्लियर हो जाएगा कि कश्मीर के लोगों के क्या सेंटिमेंट है, क्योंकि लीडरशिप तो ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड की बात करती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर के लोगों के दिमाग में जो सेपरेटिज्म का बीज बोया गया है वो काफी जड़ पकड़ चुका है। ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर में हिस्टोरिकली जितने भी पॉलिटिशियन रहे वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी बन के काम करते रहे। यहाँ के बहुत सारे लोगों को सेपरेटिज्म के नाम पर बरगलाया जाता है और उन्हें भी पाकिस्तान की प्रॉक्सी की तरह यूज किया जाता है। पाकिस्तान में भले ही खाने के लाले पड़े हो, लेकिन यहाँ के इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए वो जीत जान लगा देते हैं। प्रो इंडियन लीडर्स को थ्रेट दी जाती है। प्रोपेगेंडा तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इन सब चीजों में सफर करता है जम्मू कश्मीर का वो यूथ जिसने कभी भी कश्मीर में नॉर्मलसी देखी ही नहीं। एक बार सोच के देखना, 1980s के अंदर कश्मीर में जो भी बच्चे पैदा हो रहे होंगे वो आज 40 साल के हो चुके हैं। यानी अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट देखा है। कश्मीर में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो डॉक्टर या इंजीनियर बनने जैसे सपने को चाह कर भी नहीं देख सकते हैं। और इन यूथ को देखना होगा कि इनके लीडर्स जिस पाकिस्तान में मिलने की बात कर रहे हैं आज उसकी क्या हालत है। और ये जितने लोग आजाद कश्मीर का नारा लगाते हैं, क्या वो इतने सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल रीजन में एक आजाद देश बनकर एग्जिस्ट कर पाएंगे? इसी थॉट के साथ मैं छोड़कर जाता हूं आपको। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।